नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट कर लिया और आज दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों ये। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग को सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भलाई हो। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये एक ऑडियो बुक है। ठीक है, और यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोलता हूं, तो जैसे कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि आप लोग यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके अनुसार मिल सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में दोस्तों नंबर 3 लेसन, चैप्टर नंबर 3 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि स्पष्ट दिखे। पॉइंट है दोस्तों इसमें, मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। ठीक है, ये सब दोस्तों क्या थे, पूरा मिलकर एक बंगाल बनाते थे। ठीक है, मुगल काल में। आगे, बंगाल में डच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थीं जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी दोस्तों। आगे है 1651 ईस्वी में शाहसुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की। आगे 1670 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेज़ों व मुग़लों के बीच संघर्ष का कारण बना। आगे है दोस्तों, अलीवर्दी खां ने कलकत्ता व चंद्रनगर में अंग्रेज व फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया है। आगे दोस्तों है सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्ज़ा मुहम्मद था। सिराज के विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो कि उसका चचेरा भाई था, सिराज की मौसी घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफ़र यानी अलीवर्दी खां का बहनोई प्रमुख थे। ठीक है, ये लोग दोस्तों क्या थे, उसके विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि वो गद्दी पे बैठे। आगे, सिराज ने यानी सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला ने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया व मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। आगे है दोस्तों, फ़र्रुखसियर द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। वह कंपनी के नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आगे है, कंपनी ने फोर्ट विलियम की बिना इजाज़त
बिना मतलब परमिशन के किलेबंदी कर दी थी। आगे दोस्तों, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, कंपनी ने फोर्ट विलियम की बिना इजाज़त के किलेबंदी कर ली थी। यहीं पे थे दोस्तों, क्षमा करिएगा, बाहर जो है थोड़ा साउंड ज़्यादा हो गया था इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा था। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे। इन सब से कंपनी व सिराज के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। सिराज यानी दोस्तों सिराजुद्दौला, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखा है। आगे, कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को शरण देना, सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना, सिराजुद्दौला को नजराना ना भेजना एवं सिराजुद्दौला को कासिम बाजार में घुसने ना देना कंपनी एवं सिराजुद्दौला के रिश्तों में कड़वाहट के कारण थे। ठीक है, आगे है 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता के गवर्नर रोजर ड्रेक ने पुल्टा टापू पर शरण ली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया और मानिक चंद को किले का प्रभारी बनाया। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट घटना भी घटेगा दोस्तों। ठीक है, काल कोठरी की घटना हम लोग इसमें देखेंगे आगे। 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष व बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। इनमें से सुबह तक केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे एवं 123 मारे गए। अंग्रेज इतिहासकार इसे काल कोठरी त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते थे। ठीक है, अंग्रेज इतिहासकार हालेवल भी इस त्रासदी में जीवित रहे 23 व्यक्तियों में से वह एक थे। ठीक है, आगे हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में काल कोठरी त्रासदी का उल्लेख किया है। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा, जिसमें एडमिरल वॉटसन क्लाइव का सहायक था। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने घूस लेकर कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। ठीक है, आगे अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य हुई। इसके अनुसार सिराजुद्दौला ने कंपनी को मुग़ल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते हुए 3 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना भी दिया। अंग्रेज़ों को कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में दिया गया। आगे है दोस्तों, अब अंग्रेज़ों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली नवाब को बैठाने की योजना बनाई। ठीक है, ताकि उसके अनुसार काम हो सके। आगे है, कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोधियों मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां, जगत सेठ जिसको हम बैंकर बोलते थे, व अमी चंद से मिलकर मीर जाफ़र को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। अमी चंद ने षड्यंत्रकारियों एवं कंपनी के मध्य 1757 ईस्वी में गुप्त समझौता करवाया। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फ़तेह चंद को दूसरे जगत सेठ की उपाधि दी थी, जिसकी मृत्यु जो है 1744 ईस्वी में हो गई थी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में तीसरे जगत सेठ की हत्या करवा दी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जगत सेठ पारिवारिक उपाधि थी जो मानिक चंद के परिवार के सबसे बड़े बेटे को मिलती थी। पहला है दोस्तों, पहला जगत सेठ मानिक चंद था,
जिसकी मृत्यु 1714 ईस्वी में हुई। दूसरा जगत सेठ फतेह चंद था, जिसकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई। तीसरा जगत सेठ माधव राय था। माधव राय एवं उसके चचेरे भाई स्वरूप चंद की हत्या 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने मुंगेर में कर दी। चौथा जगत सेठ कुशल चंद था, जो माधव राय का बेटा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्लासी वॉर देख लेते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध से पूर्व सिराजुद्दौला ने अंग्रेज फैक्ट्री कासिम बाजार पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों ने मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर जीत लिया। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी नदी के किनारे है। मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां व राय दुर्लभ ने नवाब की सेना में विश्वासघात किया। इन्होंने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। ठीक है, आगे नवाब के वफादार मीर मदान व मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र ने महल जाने की सलाह दी। सिराजुद्दौला युद्ध मैदान छोड़कर पालकी में बैठकर महल में चला गया, जहां उसकी मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की हत्या करा दी। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। कहा गया, आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मीर जाफ़र यानी मीर बख्शी, अमी चंद यानी धनी व्यापारी जो था, जगत सेठ बंगाल का बैंकर या माधव राय के नाम से जाना जाता था जगत सेठ। आगे मानिक चंद जो कि कलकत्ता का अधिकारी था, मानिक चंद। आगे खादिम खान जो नवाब की सेना का कमांडर था आदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी थे। ठीक है दोस्तों, मीर जाफ़र, अमी चंद, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खां, ये लोग क्या थे? विश्वासघाती थे, याद रखिएगा। आगे प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लगा व बंगाल की लूट से अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें जमाई। आगे प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों में कठपुतली बन गया। आगे है कठपुतली बन गया। प्लासी की लड़ाई एक स्थायी दुख भरी रात थी, नवीन चंद्र सेन का कथन है। ठीक है, आगे कवि सुब्रमण्य भारती ने प्लासी को दुख भरी रात कहा है। ठीक है, इन्होंने भी दुख भरी रात कहा है प्लासी को। आगे प्लासी की विजय विश्वासघात थी, ये P.E. रॉबर्ट्स ने कहा है। P.E. रॉबर्ट्स ने क्या कहा है कि प्लासी की विजय जो है वह विश्वासघात थी। आगे दोस्तों, पन्नीकर के शब्दों में प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों को बेच दिया। आगे बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, न कि प्लासी युद्ध के कारण। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन था। ठीक है, आगे है दोस्तों, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला आंतरिक साजिशों एवं विश्वासघात से पराजित हुआ, लेकिन पराजय का प्रमुख कारण क्लाइव की कूटनीति मानी जाती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक या ईश्वर का कृपा पात्र सेनापति बताया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है।
बताया था। आगे है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया गया। ठीक है, मतलब प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज लोग जीते थे, इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से जो है भारत में छाने लगे, यही कहने का तात्पर्य है। आगे है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो था दोस्तों वह रोजर ड्रेक था एवं ब्रिटिश सेना जो था ब्रिटिश सेना आगे देखते हैं, एवं ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों वह लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, आगे है, प्लासी युद्ध के बाद भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि अभी तक नई व्यवस्था उनके हितों के साथ अनुकूल नहीं हुई है। ठीक है, आगे है, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। बड़ी पछताया दोस्तों, ये नवाब बनकर ना बहुत पछताया। चलिए आगे देखेंगे, पढ़ेंगे तो खुद ही आएगा। मीर जाफ़र को क्लाइव ने 28 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी नवाब बनाने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप दी। वह मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई। आगे है, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। आगे, क्लाइव ने अपने जीवन की शुरुआत कंपनी में एक क्लर्क के रूप में की थी। 1751 ईस्वी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय आरकाट के घेरे से क्लाइव को प्रसिद्धि मिली। बंगाल के सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को सौंप दिया। मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी के बीच 3 करोड़ रुपए घूस में दिए। वह क्लाइव को भी ढेर सारी भेंट दी। मीर जाफ़र के सामने कलकत्ता काउंसिल के सदस्य हे एवं अमायत ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। मीर जाफ़र के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। सनय सनय नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। कर्नल मेंशन का कथन है दोस्तों, जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफ़र को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। ये कर्नल मेंशन का कथन था। आगे दोस्तों, शीघ्र ही मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से दुखी हो गया। वह डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन डच 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुए। 1760 ईस्वी में बंगाल के नए गवर्नर वेंसी ने मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 27 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी व मीर कासिम के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार मीर कासिम ने कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव के जिले देना स्वीकार किया तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा भाग दिया एवं दक्षिण अभियानों में अंग्रेज़ों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। ठीक है, आगे है दोस्तों, मीर कासिम, मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। उसने नवाबी प्राप्त करने के बाद बंगाल के गवर्नर वेंसीटॉट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000 रुपये व कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी भरपूर मात्रा में धन दिया।
आगे है दोस्तों, मीर कासिम अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। आगे है, मुंगेर ले गया आगे, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का दबदबा था। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने व आय बढ़ाने के कई उपाय किए। उसने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह बिहार की आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे रहा था। ठीक है, आगे मीर कासिम ने गुरगिन खां नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। वह मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाना स्थापित किया। आगे, अंग्रेज़ों द्वारा 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा दिए गए दस्तक को दुरुपयोग हो रहा था। दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। अतः मीर कासिम ने मार्च 1763 ईस्वी में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया। मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव वापस लौटाने की मांग की, जिससे अंग्रेज़ों व मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ। अंग्रेज़ पछताने भी लगे कि अरे यार क्या इसको बैठा दिए, इससे अच्छा तो वही वाला था। आगे, कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम से बातचीत के लिए अपने सदस्य हे एवं अमायत को भेजा, लेकिन मीर कासिम ने हे को बंदी बना लिया एवं अमायत की हत्या करवा दी। ठीक है, हे को बंदी बना के अमायत को क्या मरवा दिया। आगे दोस्तों, मीर कासिम ने गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं। ठीक है, कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बर्खास्त कर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। ठीक है, आगे है, जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को मेजर एडम्स ने करवा नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद गिरिया व उधौनला के युद्ध में भी मीर कासिम अंग्रेज़ों से पराजित हुआ। पहले करवा में पराजित हुआ, फिर गिरिया व उधौनला के युद्ध में भी पराजित हुआ था मीर कासिम अंग्रेज़ों से। अतः मीर कासिम मुंगेर छोड़कर पटना चला गया। 1763 ईस्वी में पटना में हुए हत्याकांड में मीर कासिम ने बहुत से अंग्रेज़ों, जिसमें 148 अंग्रेज़ थे, को मार दिया। अंग्रेज़ों को मारने का कार्य मीर कासिम के आदेश पर जर्मन अफसर वॉल्टर रेहेनहार्डर ने पूरा किया, जो सुमरू के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, 148 अंग्रेज़ों को मरवाया था। दिसंबर 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने अवध में शरण ली। आगे है, बक्सर युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। 1764 ईस्वी में हुआ था। आइए पढ़ लेते हैं बक्सर युद्ध। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया। वह तीनों की संयुक्त सेना ने 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर यानी बिहार के आरा जिले में जो स्थित है के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। ठीक है, इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो वेंसी टॉट
था एवं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रारंभ में कार्नक ने किया, लेकिन जब वह भाग गया तब हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही अवध की सेना के असद खां व रोहतास के सूबेदार साहूमल एवं जैनुल आबदीन को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। बक्सर विजय से अंग्रेजी सत्ता सर्वोच्च रूप से स्थापित हुई। आगे बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था व बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। बक्सर एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों की भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है, जबकि प्लासी अंग्रेजों की कूटनीति का परिचायक था। ठीक है, आगे है P.E. रॉबर्टसन का कथन है दोस्तों, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये P.E. रॉबर्ट्स का कथन था। आगे दोस्तों सर स्टीफन का क्या कथन है देखते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, ये सर स्टीफन का कथन है। जदुनाथ सरकार का क्या कथन है देख लेते हैं। प्लासी युद्ध एक धोखा था। प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों के रण कौशल की जीत थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध एवं मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका। यह जदुनाथ सरकार का कथन था। आगे दोस्तों V.A. स्मिथ का क्या कथन है देखते हैं। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा किया। ये V.A. स्मिथ का कथन था। आगे है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अंग्रेज भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गए। फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। आगे नजमुद्दौला को नवाब बनाते हुए बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना नियुक्त की जाती है, जिसके खर्चे के लिए नवाब प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। अल्पवयस्क नजमुद्दौला मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना था। आगे देखते हैं दोस्तों, नोट है, बाद में नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर हेस्टिंग पर इंग्लैंड में अभियोग चलाया गया। मई 1765 ईस्वी में वेंसी टॉट के स्थान पर क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बनकर आया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ही क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की। इसकी शर्तें थी दोस्तों, पहला, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरा, कंपनी ने अवध के नवाब से छीने गए कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले मुगल बादशाह को सौंप दिए। तीसरा, शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। आगे चौथा नंबर, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। नंबर 5, हैदराबाद के उत्तर के ज़िलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों की जागीर के रूप में मान्यता। आगे क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाऊ दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इसके अनुसार दोस्तों पॉइंट है, नवाब ने
इलाहाबाद व कड़ा के ज़िले मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए। दूसरा है युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए दिए। नंबर 3, बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उसकी जागीर लौटा दी। नंबर 4 है दोस्तों, अपने राज्य में अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। ठीक है, ये शर्तें थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि की शर्तें। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के वैधानिक दीवानी अधिकार मिल गए। इस दीवानी अधिकारों से इन प्रांतों से प्रशुल्क उद्ग्रहण, लगान वसूल करने तथा असैनिक यानी सिविल न्याय की देखभाल करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। नोट है दोस्तों, कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने का सर्वप्रथम विचार क्लाइव के मस्तिष्क में आया था। आगे है, इलाहाबाद की पहली संधि में 4 एवं दूसरी संधि में 7 सहित कुल 11 उपबंध थे। ठीक है, आगे मानिक चंद्र ने कंपनी को शाह आलम से बंगाल के दीवानी अधिकार लेने की सलाह दी थी। कंपनी ने 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी खरीद लिए। आगे, क्लाइव के बाद वेरेलशट 1767 से 1769 ईस्वी व कर्टियर 1769 से 1772 ईस्वी बंगाल के गवर्नर बने। ठीक है, क्लाइव के बाद वेरेलशट और उसके बाद कर्टियर बना था। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी दे देता है। आगे, बंगाल में द्वैध शासन, आइए देख लेते हैं बंगाल में द्वैध शासन। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। मुगल काल में प्रांतों में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सूबेदार तथा दीवान। सूबेदार का कार्य निजामत अर्थात पुलिस व कानून व्यवस्था बनाए रखने का था, जबकि दीवान का कार्य राजस्व वसूली का था। कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक में शाह आलम से दीवानी कार्य व 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार ले लिया। आगे है, द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी, लेकिन वास्तविक शक्तियां कंपनी के हाथों में होती थी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कर वसूली के लिए मशीनरी व क्षमता नहीं थी। आगे, तथा कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि सारे भारतीय कंपनी के विरोध में आ सकते थे। ठीक है, ये डर था उनके अंदर। आगे, कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को व उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खां उपनाजिम का कार्य भी करते थे। इस तरह द्वैध शासन में 2 शासक हो गए, कंपनी तथा नवाब। कंपनी के पास अधिकार व शक्तियाँ थीं, किंतु उत्तरदायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व थे किंतु अधिकार नहीं थे। दोस्तों, आगे है, द्वैध शासन इलाहाबाद की संधि से क्लाइव ने स्थापित किया था। आगे है, क्योंकि वह बंगाल में कंपनी के विधित अधिकार स्थापन से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व से बचना चाहता था। एक सेकंड दोस्तों, आज भी डॉग लोग परेशान कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है।
ठीक है, और मैंने सुधार भी दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, द्वैध शासन के कारण बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए एवं किसान भयानक गरीबी व भुखमरी के शिकार हो गए। आगे है दोस्तों, द्वैध शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ। एक सेकेंड। हाँ, ह्रास हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। द्वैध शासन 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्रोद्योग का अवसान हुआ क्योंकि ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की शुल्क दर अधिक थी। द्वैध शासन के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 1 करोड़ लोग भूख के कारण मारे गए। इस समय कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। कौन? कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। आगे दोस्तों, कार्नवालिस ने द्वैध शासन के बारे में इंग्लैंड की संसद को कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1765 से 1784 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती व लोभी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये कार्नवालिस का कथन था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है के.एम. पानिकर ने 1765 ईस्वी से 72 ईस्वी के द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। डोडवेल ने बंगाल के द्वैध शासन को अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के बीच तलाक कहा है। आगे है, क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने व निजी व्यापार को बंद कर दिया। इससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए 1765 ईस्वी में व्यापार समिति सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई, जिसे नमक, सुपारी व तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। 1768 ईस्वी में सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 65 में बना और 3 साल में ही समाप्त कर दिया गया। आगे है, क्लाइव के समय मुंगेर व इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने दोहरे भत्ते को बंद करने के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र की धमकी दी। क्लाइव ने दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को दिया जो बंगाल व बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटिनी कहा जाता है। क्लाइव ने श्वेत विद्रोह को दबा दिया। 1767 ईस्वी में क्लाइव को इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड की उपाधि दी। आगे है, द्वैध शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। नजमुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी के बाद सैफुद्दौला 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी एवं उसके बाद मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी में बंगाल का अंतिम नवाब बना। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें पेंशन देकर बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात कलकत्ता के न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने बंगाल के नवाब मुबारक दौला को भूसे से भरे एक बेताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेख किया है। ठीक है, भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेख किया है। कलकत्ता के जो न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, वो बंगाल के नवाब को
मुबारक दौला को भूसे के भरे एक बेताल से उसका तुलना करते हैं। आगे इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेसन का दोस्तों हम लोगों का टॉपिक है ब्रिटिश भारत की पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना दोस्तों आप लोग नहीं भूलिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग जितना हो सकेगा उतना शेयर करिएगा और वीडियो में जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय।